बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के हवाले से। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ को गढ़ भी कहा जाता है या जड़ भी कहा जाता है, GERD, जिसको गढ़, जड़ या पूरा नाम गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ कहा जाता है। इस बीमारी को समझने से पहले थोड़ा सा नॉर्मल मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा कि जब हम कोई खुराक लेते हैं तो वो खुराक मैदे तक कैसे पहुंचती है। जब आपने कोई खुराक ली, सबसे पहले वो खुराक खुराक की नाली से होते हुए मैदे में आएगी। ये जो खुराक की नाली है, उसमें कुदरत का निज़ाम ये है कि बिल्कुल निचले वाले हिस्से में जहाँ से मैदे ने शुरू होना होता है, वहाँ पे एक वॉल होता है और ये वन वे वॉल होता है। वन वे वॉल से मुराद ये है कि जब आप कोई खुराक लेंगे, खुराक की नाली से होते हुए उस वॉल को क्रॉस करके वो खुराक फिर मैदे में आएगी। ये वन वे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही तरफ से ये खुराक आएगी और उस वॉल से होते हुए मैदे में चली जाएगी। मैदे के अंदर मुख्तलिफ इंजाइम्स, मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं और ये हार्मोन्स और ये इंजाइम्स जो है वो मैदे में एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। ये जो एसिड होता है मैदे के अंदर, ये बहुत ज़्यादा मकदार में पैदा होता है। लेकिन अगर समझा जाए तो ये जो मैदे के अंदर एसिड का प्रोडक्शन हो रही होती है, ये इतनी ज़्यादा होती है कि अगर किसी और आर्गन में ये प्रोडक्शन हो रही हो तो वो उस आर्गन को पूरी तरह से डैमेज कर देता और उस आर्गन को पूरी तरह से जला के राख कर देता। लेकिन मैदे के अंदर कुदरत का निज़ाम ये है कि उसकी जो कवरिंग होती है, यानी जो मैदे की जो एक तरह से आप कह सकते हो जो दीवार होती है, वो दीवार कुछ इस तरह से बनी हुई होती है कि वो इस एसिड के प्रोडक्शन को, यानी ये जो एसिड इतने ज़्यादा मकदार में बन रहा होता है, वो उस दीवार की वजह से मैदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब होता क्या है कि जब मैदे में 2 से 3 घंटे इसने खुराक में रहना है, तो ये जो एसिड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मैदे के अंदर, ये इस खुराक की ब्रेक डाउन करेंगे, यानी तोड़ फोड़ करेंगे। मैदा कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा। अब ये 3 घंटे जो उसमें गुजर रहे होते, उसमें भी मैदे ने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होते होते फिर ये खुराक जो है वो मैदे से आंतड़ियों में चली जाती है, इंटेस्टाइन में चली जाती है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जब कोई खुराक हम लेते हैं तो ये सारा कुछ होना होता है। लेकिन अगर हम बात करें गर्ड की, यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज की, तो उसमें ये नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं रहता। उसमें होता क्या है कि जब आप कोई खुराक लेंगे, खुराक की नाली से होते हुए ये जो वाल्व था, जो वन वे वाल्व था, वन वे इसलिए था कि खुराक जब आप लेते हैं तो खुराक की नाली से वो जो वाल्व जो है वो खुल जाता है और वो खुराक जो है मैदे में आता था। लेकिन गढ़ में क्या होता है कि ये जो वाल्व है वो ख़राब हो जाता है। अब ये जो वाल्व है ये अगर ख़राब हुआ, इसने पहले वन वे होना था, अब ये टू वे हो जाएगा। टू वे से मुराद ये है कि नॉर्मली तो इसमें खुराक जब आती थी ये खुल जाता था और मैदे में आनी थी खुराक में, फिर ये बंद होना था। लेकिन गर्ड में, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में, ये वॉल्व खराब हुआ तो अब जो खुराक मैदे में आई है, यही खुराक इस वॉल्व के थ्रू खुराक की नाली में आएगा, खुराक की नाली के निचले वाले हिस्से में आएगा और खुराक की नाली को ये डैमेज कर देता है। इसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं। आसान अल्फाज में ये है कि मैदे के जितने भी कंटेंट है उसका रिफ्लक्स होना एसोफेगस के अंदर, यानी खुराक की नाली में, इसको हम गर्ड कहते हैं। और ये क्यों रिफ्लक्स होता है, तो ये जो वॉल्व है जिसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, ये ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से खुराक जो है वो मैदे से एसोफेगस में आती है, यानी खुराक की नाली में आती है और वहाँ पे फिर ये खुराक की नाली को डैमेज करती है, ख़राब करती है। खुराक की नाली में क्या क्या कर सकती है ये, एक तो वहाँ पे ये सोजिश कर सकती है, इन्फ्लेमेशन कर सकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करके देखें, ये और भी बहुत सारी खतरनाक बीमारियां कर सकती है। जैसे कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये जो खुराक की नाली की जो कवरिंग है, जो एपिथेलियम होता है, ये नॉर्मल एपिथेलियम पूरी तरह चेंज हो जाता है, एक एबनॉर्मल एपिथेलियम आ जाती है जिसको हम बैरेट एसोफेगस कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बार बार ये जो रिफ्लक्स होना होता है मैदे के कंटेंट का खुराक की नाली में, उस वजह से होता है। तो बैरेट एसोफेगस हो सकता है और सम टाइम जो है ये कोई मैलिग्नेंसी, कोई कैंसर भी कर सकता है खुराक की नाली का। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब किसी को गर्ड होता है तो उसको कैसे डील किया जाता है।
अब ये तो मैंने कहा कि कुछ नॉर्मल मैकेनिज्म था कि खुराक कैसे मैदे में आता है और फिर उससे कैसे जो है वो आंतड़ियों में चला जाता है, लेकिन गड में ये जो वॉल्व है ये ख़राब होता है, और ख़राब होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ख़राब क्यों होता है, तो इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे इस वॉल में, क्योंकि ये असल में स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है, तो यहाँ पे जो है वो एक नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो इसको सप्लाई कर रहा होता है। तो अगर वो नर्वस सिस्टम, यानी वो जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, अगर वो ख़राब हो जाए, वो डैमेज हो जाए, उसमें क्योंकि गेंगलियन सेल्स होते हैं, अगर वो डैमेज हो जाता है तो उस वजह से ये वॉल्व ख़राब हो सकता है। अगर हम मज़ीद इसको आसान करें, ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनमें ये वॉल्व जो है वो ख़राब होता है, यानी जिनका वज़न ज़्यादा होता है। इस तरह एक और कंडीशन है जिसको हम पैदाइशी कंडीशन है जिसको हम हाइएटल हर्निया कहते हैं, उसमें भी ये वॉल्व ख़राब हो जाता है। तो इन सूरतों में जो है वो फिर मैदे से सारा कंटेंट एसिड जितने भी हैं वो खुराक की नाली में आएगा और खुराक की नाली को डैमेज कर देगा, ख़राब कर देगा, इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से गड़ हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अलामात के ऊपर कि जब एक मरीज़ डॉक्टर के पास आता है तो क्या क्या अलामात इसमें हो सकते हैं। मरीज़ आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मेरे सीने में जलन हो रही है, मेरे सीने में दर्द है, ये एक अलामत होती है। कहेगा डॉक्टर साहब बार बार मुझे डकारें आती है, जब कोई भी खुराक खाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैदे में ये नहीं जा रहा, ये खुराक ये कहीं पे खुराक की नाली में फंसा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बड़ा समझना ज़रूरी है कि एक मरीज़ अगर आता है सीने में जलन के साथ आता है, सीने में दर्द के साथ आता है, तो आपने गर्ड के साथ साथ कुछ और चीज़ों का भी सोचना होता है। जैसे कि दिल की कोई बीमारी भी हो सकती है तो उसको भी रूल आउट करना ज़रूरी है। इसी तरह जो गॉल स्टोन है जिसको हम पित्ते की पथरी कहते हैं, उसमें भी इस तरह के अलामात हो सकते हैं, तो उसको भी रूल आउट करना ज़रूरी है। ये दो तीन चीज़ें रूल आउट आपने करने हैं कि एक मरीज़ आया है सीने में दर्द या सीने में जलन के साथ आया है, या फिर उसके बार बार उसको डकारें आ रही है, दिल मतली हो रही है, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर है कि किन किन चीज़ों को आपने रूल आउट करना है। अमूमन इस तरह के जो मरीज़ होते हैं ना वो जब अपनी हिस्ट्री बताते हैं तो डॉक्टर इसको पिक कर लेते हैं कि ये गड़ है, बाकी चीज़ों को रूल आउट करके, दिल की बीमारी को रूल आउट करके, पित्ते की पथरी को रूल आउट करके पता चल जाता है कि ये जो मरीज़ है इसको गड़ यानी जड़ हुआ है। लेकिन कुछ टेस्ट भी किए जा सकते हैं। इंडोस्कोपी, जो कैमरे वाला टेस्ट जिसको आम अल्फाज में कहा जाता है, ये बेस्ट टेस्ट है गर्ड के लिए। अगर आप ये करते हैं तो इससे कंफर्म हो जाता है कि मरीज़ को जो है वो गर्ड है या जर्ड है। लेकिन कुछ और टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि पीएच मॉनिटरिंग भी की जाती है एसोफेगस की, जो कि ये अमूमन नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत पड़ती भी है तो वो एंडोस्कोपी की जाती है, कैमरे वाला टेस्ट किया जाता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि इस मरीज़ को जो है वो जर्ड है या गर्ड है। कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो गर्ड या जो जर्ड है ये किन किन सूरतों में हो सकता है। तो याद रखें, सबसे पहले ऐसे लोग जो पेट भर के खाना खाते हैं, और स्पेशली जब पेट भर के खाना खाते हैं उसके बाद खाना खाने के इमिजिएटली बाद वो जाके लेट जाते हैं, तो उस तरह के लोगों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। इसी तरह से जो लोग ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक खाते हैं उन लोगों में जो है गर्ड की जो अलामात होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। जो लोग मिर्च मिसाली वाली खुराक खाते हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इस तरह मैंने शुरू में कहा, जो ओबीज लोग होते हैं यानी जिनका वजन नॉर्मल से ज़्यादा होता है उन लोगों में ये जो गर्ड या जड़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जो लोग जो एनसेड्स है, यानी जिसको हम पेन किलर्स कहते हैं, दर्द की जो दवाइयाँ हैं, अमूमन ये आजकल तो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहे हैं कि हल्का सा दर्द हो पेन किलर्स ले लो, तो जो लोग ये पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में भी ये जो गर्ड या जड़ जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। अगर हम इलाज की बात करें, इलाज में देखें, सबसे पहले बात तो यह है कि आपने ये समझना होगा कि आया कि इस बीमारी में सिर्फ दवाइयों से ही इलाज किया जा सकता है, नहीं। आपने कुछ चीज़ें हैं अगर आप उसको जो है वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि सबसे पहली बात तो यह है कि पेट भर के खाना, स्पेशली जो रात का खाना होता है, क्योंकि उसमें यह होता है कि आप जो ही खाना खाते हैं तो जाके बेड पे लेट जाते हैं, या सो जाते हैं, या फिर जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बेड पे लेट के, या टीवी देखते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये है कि इस तरह के लोगों को जो है वो पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से जो चिकनाई वाली खुराक है उससे परहेज़ करना है, कोशिश करें पूरी तरह अवॉइड करें। मिर्च मसाले वाली खुराक कम करें, अवॉइड कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है।
جو پین کلرز ہیں خواہ مخواہ کی جو درد کی دوائیاں ہیں، اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ میں کوئی جو درد کی دوائیاں ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو یہ جو درد کی دوائیاں ہیں یہ چھوڑنی ہے، کیونکہ اس سے گرڈ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اوبیز پیشنٹس ہوتے ہیں، جو جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنا وزن کم کریں۔ اور ایک امپورٹنٹ بات میں بتاتا چلوں، جو ہیڈ سائڈ ہے بیڈ کی، اس کو آپ نے تھوڑا سا ایلیویٹ کرنا ہے۔ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جس بیڈ پہ آپ سو رہے ہیں اس کے نیچے آپ دونوں سائڈوں پہ جو ہے ہیڈ والی سائڈ پہ، سر والی سائڈ پہ ایک ایک اینٹ لگائیں گے، تو جو ہیڈ والی سائڈ ہے وہ تھوڑی ایلیویٹ ہو جائے گی۔ دوائیوں کی اگر ہم بات کریں تو مختلف دوائیاں اس میں استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ پی پی آئیز، جس کو ہم پروٹان پمپ انہیبیٹرز کہتے ہیں۔ مارکیٹ میں جو ہے وہ اومیپرازول، اسومیپرازول ان ناموں سے ملتی ہے، مختلف برانڈز ملتے ہیں۔ یہ دوائیاں ہم دیتے ہیں، جو ہے یہ افیکٹو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو H2 بلاکرز ہوتے ہیں یہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی افیکٹو ہے۔ جو اینٹ ایسڈز جو سیرپس ہوتے ہیں، نام سے ظاہر ہے اینٹ ایسڈ، مطلب یہ ہے کہ یہ ایسڈ کے اگینسٹ کام کریں گے۔ اینٹ ایسڈ کے مختلف سیرپس ملتے ہیں، جس کو ہم عام الفاظ میں آپ گھروں میں سنتے ہیں میدے کا شربت کہا جاتا ہے، تو یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ میدے کے شربت جو ہے یعنی جو اینٹ ایسڈ ہے، یہ جب آپ ایک یا دو جو ٹی سپون ہے، چمچ جو ہے اگر لیتے ہیں تو امیجیٹلی اس سے یہ گرد سے ریلیف تو ملتا ہے، لیکن اس کا جو افیکٹ ہے، جو ایکشن ہے، وہ بہت ہی کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ 2 سے 3 گھنٹوں تک یہ اپنا افیکٹ شو کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ گرد کے علامات شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے گرد کے حوالے سے کہ جب بھی کسی کو گرد کا مسئلہ ہو، دیکھیں عموماً سینے میں درد یا سینے میں جلن کے ساتھ مریض آتا ہے، تو اگر گھر میں بھی کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آئے کہ یہ واقعی میں گرد ہے، کہیں دل کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، دل کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا، جیسے کوئی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ تو نہیں آ رہا، اسی طرح سے جو ہے وہ کہیں پتے میں پتھری کا کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا۔ اس لیے جب کسی مریض کو سینے میں درد، سینے میں جلن ہو اور اس کو لگے کہ یہ گرد ہے، تو خود سے یہ جو دوائیاں ہیں یہ لینا آپ شروع نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر آپ کے باقی کی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو دور کریں گے، باقی جو بیماریاں ہیں اس کو رول آؤٹ کر کے، اگر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ڈاکٹر نے کہ یہ گرد ہے، تو وہ اس حساب سے آپ کو ٹریٹمنٹ لکھیں گے۔ پی پی آئیز، اینٹ ایسڈز، H2 بلاکرز، یہ افیکٹو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ ہیڈ سائڈ کو ایلیویٹ کرنا بیڈ کا، ویٹ کو کم کرنا یعنی وزن کو کم کرنا، اسی طرح سے جو مرچ مسالی والی خوراک ہے اس کو چھوڑ دینا، چکنائی والے خوراک کو چھوڑ دینا، جو پین کلرز ہیں خواہ مخواہ کے درد کی جو دوائیں ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو گرد سے جو ہے وہ آپ کو چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ تھینک یو۔